आर क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 20 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लेके आया हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, टोटल अभी तक 105 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो मैंने आपके लिए आज इस लेक्चर में लेके आया हूँ। और ये AIB 18 स्पेशल क्लास है, जिसके अंतर्गत मैं आपको इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट केस लॉ, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स और इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के वो बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन कोई वीडियो मैं बनाऊँ तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है AIB से रिलेटेड लेक्चर सीरीज़ का, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है उसको बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास और एक लेके आऊँगा, जिसके अंतर्गत जो कुछ अमेंडमेंट बचे होंगे उसको भी मैं क्लियर कर दूँगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सारा अमेंडमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट, तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन में? 1951 में आया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया, तो 1951 में पहला संशोधन हुआ भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसमें क्या क्या संशोधन हुआ, क्या क्या पॉइंट जोड़े गए संशोधन होकर के, वो देखते हैं। पहला क्या है संशोधन होकर क्या जुड़ा? इट एम्पावर द स्टेट टू मेक सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस विद सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इसके अंतर्गत स्टेट को ये क्या बोलते हैं, स्पेशल पावर दिया गया कि वो क्या बोलते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक, जो मतलब पिछड़े वर्ग के जो है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो किसी प्रकार का लॉ वगैरह बना सकते हैं। उसको क्या करने के लिए से क्या बोलते हैं, सोशली बैकवर्ड्स है तो उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए। तो आर्टिकल क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 15 जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी अमेंडमेंट के तहत दूसरा क्या आया था? इट वाज एम्ड एट लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी एबोलिशन। 1951 का जो अमेंडमेंट आया था ना, इसी अमेंडमेंट के तहत जो लैंड रिफॉर्म्स, जो जमींदारी एबोलिशन सिस्टम आया था, इसी अमेंडमेंट के थ्रू आया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी अमेंडमेंट में? एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट एंटी जमींदारी लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। और इसी अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसमें क्या प्रोटेक्शन दिया गया, जो जमींदारी लॉ है ना उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है? और इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत और कुछ चीज़ को ऐड किया गया, जो आर्टिकल 19 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत 3 वर्ड ऐड किया गया। जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया तो वो 3 वर्ड कौन सा है? एक पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन with foreign state and incitements to offense as the additional ground for reasonable restriction on the freedom of speech and expression। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 19 का क्लास 1 में सब क्लास ए के देखते हैं हम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसका जो क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड है आर्टिकल 19 के क्लास 2 के अंतर्गत। तो इसी अमेंडमेंट के तहत 3 वर्ड को इसमें ऐड किया गया, जो आपको क्या बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या है, आर्टिकल 19 के क्लास 2 में रिस्ट्रिक्शन बताता है। तो यहाँ से जब अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल क्या बोलते हैं 1951 में, तो आर्टिकल 19 में भी अमेंडमेंट किया गया था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, और ये 3 वर्ड को ऐड किया गया था। और क्या है इसमें एक अमेंडमेंट होकर के क्या जुड़ा था फर्स्ट अमेंडमेंट में? इट्स प्रोवाइड्स दैट द स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी बिजनेस वुड नॉट बी कंसीडर्ड अगेंस्ट द राइट टू ट्रेड अ बिजनेस। और इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या बोलते हैं कि स्टेट को पावर दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग को क्या कर सकती है, किसी बिजनेस को नेशनलाइज कर सकते हैं, राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, और उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा कि वो जो राइट टू क्या बोलते हैं कि राइट टू ट्रेड अ बिजनेस है ना आर्टिकल 19 के क्लास जी में, तो उसका क्या बोले ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। तो ये सारे अमेंडमेंट जो हुए फर्स्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या बोलते हैं, इस सारे पॉइंट को ऐड किया गया, जो आपके एग्जाम के माध्यम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसमें मैंने कितने पॉइंट्स आपको बताए? 5 पॉइंट्स बताए। पाँचों पॉइंट्स इसी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th अमेंडमेंट 1955 में आया था। ठीक है,
चौथा संविधान संशोधन। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, एम्पावर स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड, इसके अंतर्गत स्टेट को पावर मिला कि वो क्या कर सकते हैं, नेशनलाइज कर सकते हैं एनी ट्रेड, मतलब कोई भी बिजनेस वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, जो कोई प्राइवेट कंपनी चला रही है उसको क्या कर सकते हैं, स्टेट नेशनलाइज कर सकते हैं, राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, जो क्या बोलते हैं फोर्थ अमेंडमेंट के तहत लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आया इसी अमेंडमेंट के तहत, provided that the compensation amount given by the state for the acquisition of property cannot challenge in court on the grounds of insufficiency, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन लाया गया, जो कंपनसेशन अमाउंट था ना, जो क्या बोलते हैं कि स्टेट किसी के ज़मीन को अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है तो वो जो क्या बोलते हैं कि उसको पैसा दिया गया, उसको कंपनसेशन अमाउंट, तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उसको जाके चैलेंज कर दे कोर्ट में कि ये हमें पैसा कम मिला, तो इसी अमेंडमेंट के तहत ही क्या बोलते हैं कि इस प्रोविज़न को लाया गया था। और क्या बोलते हैं फोर्थ अमेंडमेंट में एक और प्रोविज़न लाया गया था, क्या, एडेड मोर लॉज इन द 9th शेड्यूल एंड एक्सपेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 39 का क्लाउज सी, ना क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लॉज को ऐड किया गया 9 शेड्यूल्स में, और क्या बोलते हैं आर्टिकल 31 सी को एक्सपेंड किया गया, इसका विस्तार किया गया, जो क्या बोलते हैं कि फोर्थ अमेंडमेंट आया। तो फोर्थ अमेंडमेंट में सारे ही आपको 1, 2, 3 पॉइंट सारे अमेंडमेंट होकर के जुड़ा है। ये ऐसा नहीं कि ये सारा एक ही अमेंडमेंट है, ये अलग अलग अमेंडमेंट होकर अलग अलग आर्टिकल में ऐड किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th अमेंडमेंट, 7वां संशोधन संविधान का 1956 में आया। तो इसमें क्या क्या हुआ देखिए, रिकॉग्नाइज द इंडिया स्टेट एज 14 स्टेट एंड 6 यूटीएस, एबोलिश द ओल्ड ABC एंड डी कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स। पहले क्या था ना कि ये स्टेट वगैरह था ना कैटेगराइज में बांटा हुआ था अलग अलग ABCD करके। तो जब 7th अमेंडमेंट आया 1956 में, तो इसको हटा करके फर्स्ट शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा यूनियंस और जितने भी स्टेट्स है सारे लिस्ट उसमें आपको मिलेंगे। ये जो कैटेगरीज था ना ABC करके, 7th अमेंडमेंट 1956 ला करके इसको हटा दिया गया। क्लियर है। और इसी अमेंडमेंट के तहत नया अमेंडमेंट जुड़ा था, क्या, दूसरा, प्रोवाइडेड द कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स, है ना, कॉमन हाई कोर्ट्स। इसी अमेंडमेंट के तहत क्या कहा गया, लाया गया कि कॉमन हाई कोर्ट्स होंगे, एक ही हाई कोर्ट्स होंगे 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए। एंड एक्सटेंडेड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, UTS ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल एक्टिंग जज। और ये भी प्रोविज़न लाया गया कि जो क्या होगा, हाई कोर्ट के जुडिक्शन को एक्सटेंड किया जाएगा, और जो क्या बोलते हैं UTS जो यूनियन टेरिटरी होंगे उसको क्या प्रावधान क्या प्रोवाइड किया गया, एडिशनल एक्टिंग जज का जो हाई कोर्ट का उसको प्रोविज़न किया गया। तो क्या बोलते हैं ये 7th अमेंडमेंट के तहत कौन सा क्या क्या प्रोविज़न आया, यहाँ पे 2 प्रोविज़न आया। पहला क्या बोलते हैं जो स्टेट जो कैटेगरीज में बटे थे उसको हटा दिया गया, ठीक है। और दूसरा क्या कि जो कॉमन हाई कोर्ट्स होंगे एक या एक से अधिक, मतलब 2 स्टेट के एक ही हाई कोर्ट होंगे, ये सब चीज़ ये सारे अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया जो 7th अमेंडमेंट में आया था। जैसे आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस अमेंडमेंट के तहत ये लाया गया था कि 2 स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट होंगे, है ना, तो आप 7th अमेंडमेंट 1956 का देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 9th अमेंडमेंट 1960, है ना, 9वां संशोधन 1960 में आया। इसमें क्या बोला गया, प्रोवाइडेड फॉर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी नेम्ड बेरूबाड़ी। ये जो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आर्टिकल क्या बोलते हैं कि 1 to 4 पढ़ेंगे ना, तो आपको आर्टिकल क्या बोलते हैं 3 में देखने को मिलेगा एक केस लॉ जो बेरूबाड़ी का केस था ना, ये उसी से रिलेटेड है। तो 9th अमेंडमेंट ला करके उसको जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ था कि बेरूबाड़ी केस जो मतलब जो पाकिस्तान को कुछ टेरिटरी वगैरह मतलब कि एग्रीमेंट के तहत उसको दिया जा रहा था, ये मतलब एक्सचेंज वगैरह। तो इस अमेंडमेंट को ला करके वो जो एक्सचेंज का प्रोविज़न था, वो जो एग्रीमेंट लाया गया था 1958 में इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट, उसको क्या किया, ख़त्म किया गया था। ये अमेंडमेंट लाने का यही रीज़न था। क्लियर है। 10th अमेंडमेंट 1961 में 10वां संशोधन आया था। इसमें क्या हुआ, एक्वायर दी दादर नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी फॉर पुर्तगाल। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं 10th अमेंडमेंट आकर के 1961 में दादर नगर हवेली को भारत में मिलाया गया। किससे एक्वायर किया गया, जो पुर्तगाल था। पहले क्या दादर नगर हवेली ना हमारे भारत में नहीं था, इसको एक्वायर करके हमारे भारत में मिलाया गया जब 10वां संशोधन 1961 में आया था तब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th अमेंडमेंट 11वां संशोधन आया था 1961 में। इसमें क्या कहा गया, प्रोवाइडेड द न्यू प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट बाय इंट्रोडक्सिंग एन इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। तो इसके अंतर्गत 1961 के अंतर्गत
क्या बोलते हैं ये प्रोविज़न लाया गया, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना उसका इलेक्शन वगैरह जो होगा ना उसकी प्रक्रिया इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा, जो मतलब कि इसका इलेक्शन डायरेक्ट तो होता नहीं, इनडायरेक्ट होता है। हम लोग जो पब्लिक होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, एमपी एमएलए को वोट देते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को वोट तो देते नहीं, उसका इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो 1961 में इसका प्रोविज़न लाया गया था 11वां संशोधन के अंतर्गत। इसमें 2 संशोधन हुआ था, 1 और 2 दोनों देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 12th अमेंडमेंट 1962, 12वां संशोधन आया था जिसके अंतर्गत ऐड किया गया था किसको, गोवा दमन दीव टू द यूनियन, इंडियन यूनियन। किसको, गोवा को और दमन दीव को क्या बोलते हैं भारत के अंतर्गत ऐड किया गया था, मिलाया गया था। कब, 12वां संशोधन ला करके 1962 के अंतर्गत। अगर आपको सवाल पूछा जाए गोवा और दमन दीव को किस अमेंडमेंट के तहत इंडियन टेरिटरी में, इंडिया में मिलाया गया, इंडियन यूनियन में, तो आप कहेंगे 12वां संशोधन 1962 अंतर्गत गोवा और दमन दीव को मिलाया गया था भारत में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th अमेंडमेंट, 13वां संशोधन आया था 1962 में। तो इसमें क्या किया गया था, मेड नागालैंड ए स्टेट एंड प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर इट। नागालैंड स्टेट को बनाया गया, उसका क्या बोलते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया और उसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया किस अमेंडमेंट के तहत, क्या बोलते हैं 13वां संशोधन 1962 के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 14th अमेंडमेंट, 14वां संशोधन आया 1962 में। तो इसमें क्या हुआ, एडेड क्या बोलते हैं पुडुचेरी टू द यूनियन, इंडियन यूनियन। पुडुचेरी था उसको क्या बोलते हैं इंडियन यूनियन में मिलाया गया। और दूसरा क्या था इसके अंतर्गत अमेंडमेंट को होकर जुड़ा था, द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुरा, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव एंड पुडुचेरी आर प्रोवाइडेड विद लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये जो सारे स्टेट्स का नाम है ना, इनको क्या आपका प्रावधान दिया गया, लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इसमें प्रोविजन प्रोवाइड किया गया उसको। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 17th अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट, 17वां संशोधन हुआ 1964 में। इसमें क्या क्या बताया गया, मेड फेयर कंपनसेशन बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू कंपलसरी फॉर द स्टेट फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट कल्टीवेटेड लैंड। ठीक है, ये 17वां संशोधन आया 1964 में। ये बताया गया कि अगर जैसे कि स्टेट अगर क्या बोलते हैं कि किसी का क्या बोलते हैं प्राइवेट लैंड को, जो कल्टीवेटेड लैंड है, ठीक, उसको अगर एक्वायर कर रहा है तो उसको फेयर कंपनसेशन देगा, एक उचित पैसा दिया जाएगा जो मार्केट वैल्यू है उसके अंतर्गत। तो ये कब लाया गया था, 17वां संशोधन 1964 के अंतर्गत ये प्रोविजन लाया गया था। और इसी अमेंडमेंट के तहत नया अमेंडमेंट जोड़ा गया था, एडेड 44 अदर एक्ट्स इन 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल्स में 44 अदर एक्ट्स या फिर क्या बोलते हैं आर्टिकल्स बोलिए या सब आर्टिकल्स वगैरह ऐड किया गया था 17वां संशोधन 1964 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं 18 अमेंडमेंट, 18वां संशोधन 1966। इसके अंतर्गत क्या क्या अमेंडमेंटों के जुड़ा देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द पार्लियामेंट कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय यूनिटिंग ए पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इस अमेंडमेंट के अंतर्गत 18वां संशोधन 1966 के अंतर्गत पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि वो न्यू स्टेट की स्थापना कर सकती है, या तो एक दो स्टेट को मिला करके, या फिर क्या बोलते हैं कि स्टेट से अलग अलग करके पार्ट को वो अलग स्टेट बना सकती है। ये क्या बोलते हैं 18वां संशोधन 1966 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया था। और इसी अमेंडमेंट के साथ नया अमेंडमेंट जो जुड़ा था, क्रिएटेड पंजाब एंड हरियाणा एज ए न्यू स्टेट। ठीक है, 18वां संशोधन 1966 के अंतर्गत ही क्या बोलते हैं कि क्रिएट किया गया, नया स्टेट बनाया गया पंजाब और हरियाणा को। क्लियर है। अगर आपको पूछा जाए कि पंजाब और हरियाणा को नया स्टेट किस अमेंडमेंट के तहत बनाया गया, तो 18वां संशोधन 1966 के अंतर्गत इसको नया स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 21st अमेंडमेंट 1967। ठीक है, 21वां संशोधन आया था 1961 में, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं कि 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। ये आपको 15 लैंग्वेज है, 15वां नंबर पे देखेंगे तो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, क्या बोलते हैं किसमें, 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। कब आया था ये, 21st अमेंडमेंट 1967 में। अगर कोई सवाल आपको पूछा जाए कि सिंधी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं शेड्यूल में किस संशोधन के तहत ऐड किया गया था, तो 21st अमेंडमेंट 1967 के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संशोधन 1971।
ठीक है। इसका रीजन क्या था, रीजन फॉर दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट का क्या रीजन था, ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया था। दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्राउट इन दी आफ्टरमथ ऑफ द गोलकनाथ केस, गोलकनाथ के केस के बाद 1967 में इन विच द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं कि 24वां संशोधन लाया गया था 1971 में, जो उस टाइम में गोलकनाथ का केस के बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकता किसी भी तरीके के संवैधानिक संशोधन करके। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या बोलते हैं कौन से अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, तो आप 24वां संशोधन 1971 आप बता सकते हैं, इसका आंसर यह है। और इसके अंतर्गत कुछ और बात है, इस अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या कहा गया, इट मेड इट क्लियर दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 13 बाय यूजिंग आर्टिकल 3068। इसके अंतर्गत ये क्लियर कर दिया गया था कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंडमेंट कर सकता है इंक्लूडिंग आर्टिकल 13 एंड यूजिंग आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या कर सकता है, ये अमेंडमेंट कर सकता है। क्लियर। इसी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये ऑब्लिगेटरी किया गया था, ऑब्लिगेशन था किस पे, प्रेसिडेंट पे, कि वो अपना एसेंट देंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा तो वो उसकी ऑब्लिगेशन होगी। क्लियर है। क्या बोलते हैं 25th अमेंडमेंट 1971 देख लेते हैं। क्या बोलते हैं 25वां संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत क्या आया था 1971 में, वो देख लेते हैं। कर्टेल दी फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था इसका जो फंडामेंटल राइट था, 25th अमेंडमेंट लाकर ही इसको खत्म किया गया था। जो फंडामेंटल राइट था पहले 7 था, अब कितना है, 6 है। तो आपको अगर पूछे कि क्या बोलते हैं फंडामेंटल जो राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कर्टेल कब किया गया था, कब हटाया गया था, किस संशोधन के अंतर्गत, तो 25th अमेंडमेंट 1971 के अंतर्गत इस फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म किया गया था। क्लियर। ये 25th अमेंडमेंट के अंतर्गत पहला अमेंडमेंट था, ये जोड़ा गया था, और दूसरा इसी के अंदर नया अमेंडमेंट आया था क्या, इट मेड इट क्लियर दैट लॉ मेड टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कंटेन आर्टिकल 39B और C कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन आर्टिकल 14, 19 एंड 31। ठीक है। इसके अंतर्गत ये क्लियर किया गया था कि DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसके अंतर्गत आर्टिकल कंटेन किया गया 39B और C, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वो क्या कर सकता है, कर रहा है कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, जो ये दिया गया कहाँ, आर्टिकल 14, 19 और 31 के अंतर्गत, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत लाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है। 26वां संशोधन 1971, इसमें क्या अमेंडमेंट होकर जुड़ा था, इट्स रिमूव द प्रिवी पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर मोनार्चियल रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो इसके अंदर जो प्रिवी पर्स था ना, कुछ मतलब कि कुछ पैसे वगैरह खर्च के लिए दिए जाते थे, कुछ प्रिविलेज दिया जाते थे, जो प्रिंसली स्टेट वगैरह होते थे ना उसको क्या कर दिया गया, 26वां संशोधन ला करके 1971 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। ठीक है। 31वां संशोधन 1973 में आया। इसके अंतर्गत क्या क्या आया, इसका क्या रीजन था अमेंडमेंट का, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज रिवील्ड इन दी सेंसस ऑफ 1971। इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत ये पता चला कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि हुई है और भारत में कितना जनसंख्या है। क्लियर। और इसी अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत लाया गया था दूसरा अमेंडमेंट क्या था, इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 445। इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या बोलते हैं 31st अमेंडमेंट 1973 के अंतर्गत क्या बोलते हैं लोकसभा सीट के जो 525 था उसको अमेंड करके 545 किया गया था। क्लियर है। ये जो अमेंडमेंट के अंदर का 1, 2 दिया गया ना, तो ये अलग अलग अमेंडमेंट है, ये अलग अलग अमेंडमेंट आए थे। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत 2 अमेंडमेंट आए थे। ये फर्स्ट जो क्या बोलते हैं कि पहले पता चला इस अमेंडमेंट से कि भारत में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, सेंसस हुआ था 1971 में। उसके बाद इसी अमेंडमेंट में दूसरा अमेंडमेंट आया था, इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 545 किया गया था। कब, 31st अमेंडमेंट 1973 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं 33rd अमेंडमेंट 1974। ठीक है। क्या बोलते हैं 33वां संशोधन 1974। इसके अंतर्गत क्या आया, इट चेंजेस आर्टिकल 101
and 190 and provide that the chairman speaker of the house can reject the resignation of MPs if he found it genuine or non voluntary। इसके अंतर्गत जो क्या बोलते हैं कि 33वां संशोधन लाया गया तो 1974 के अंतर्गत जो क्या बोलते हैं चेंज लाया गया अनुच्छेद 101 190 के अंतर्गत, और क्या कहा गया कि जो चेयरमैन स्पीकर ऑफ हाउस है वो क्या कर सकते, रिजेक्ट कर सकते, किसको, रेजिग्नेशन ऑफ एमपीज। जो कोई एमपी वगैरह क्या बोलते हैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा है, अगर चेयरमैन को लगेगा, स्पीकर को लगेगा कि ये जेन्यून नहीं है और वॉलेंट्री नहीं है, किसी के धमकी से या क्या बोलते हैं कि फ्रॉड से, मतलब कि क्या बोलते हैं किसी के धमकाने से या क्या कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, तो अगर उसको जेन्यून नहीं लगेगा तो उसको क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। जो क्या बोलते हैं कि 33वां संशोधन 1974 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। 35th अमेंडमेंट, 35वां संशोधन आया तो 1974 के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ। इट चेंजेस द प्रोटोक्रेट स्टेटस ऑफ सिक्किम एंड असाइन इट्स स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत जो सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, ठीक है। और इसी अमेंडमेंट के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है, द 10th शेड्यूल वाज एडेड टू फिक्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सच एंगेजमेंट ऑफ सिक्किम विद द इंडियन यूनियन। और क्या बोलते हैं 10th शेड्यूल ऐड किया गया था भारतीय संविधान के अंतर्गत, और कुछ टर्म एंड कंडीशन फिक्स किया गया था कि सिक्किम को भारत में मिला रहे हैं। क्लियर है। और क्या बोलते हैं कि 36 अमेंडमेंट आया था 1975 में, जो 10th शेड्यूल जो ऐड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं कुछ कंडीशन लगा के सिक्किम को भारत के अंतर्गत मिलाया जा रहा है, तो वो जो 10th शेड्यूल को जो मिलाया गया उसको क्या कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया और पूरी तरीक़ा से सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, जो क्या बोलते हैं कि 38 अमेंडमेंट आया 1975 के अंतर्गत, इसमें क्या क्या अमेंड होकर के जुड़ा, देखिए 1 2 3 पॉइंट करके दिया गया। तो ये जो 1 पॉइंट है ये अमेंडमेंट होकर के जुड़ा, ये दूसरा पॉइंट है ये भी अमेंडमेंट होकर के जुड़ा। ऐसा नहीं कि सारा आपको एक ही अमेंडमेंट है, ठीक है। देखिए 38 क्या बोलते हैं 38 में क्या हुआ, प्रोवाइडेड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ना, जो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है, आर्टिकल 352 से 360 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये भी अमेंडमेंट होकर के जुड़ा कब, 38 अमेंडमेंट में। और दूसरा पॉइंट क्या जुड़ा, देखिए प्रोवाइडेड दैट द promulgation of ordinance by president, governors and administration of union territory cannot be challenged in a court of law। कोई ऑर्डिनेंस वगैरह पास किया जा रहा है उसको भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये भी अमेंडमेंट होकर जुड़ा कब, 38 अमेंडमेंट में। दूसरा अमेंडमेंट क्या हो जुड़ा 38 में, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट कुड डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स साइमल्टेनियसली। और ये संविधान क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या बोलते हैं पावर है, वो अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं कि डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को, उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये ग्राउंड है। तो ये सारे अमेंडमेंट जो 38 अमेंडमेंट हुआ कब हुआ था, 1975 के अंतर्गत ये सारे अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। तो आज के क्लास में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बताए, जो सारे पॉइंट्स जो इसके अंतर्गत डिस्कस किया मैंने आपको, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसमें पॉइंट्स है जो आपको कन्फ्यूजन होगा देखने में, ठीक है। जैसे देखिए मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट बताया ना, तो फर्स्ट अमेंडमेंट होकर के 1951 में क्या क्या पॉइंट जुड़ा था, ठीक है। ये जो फर्स्ट दिख रहा है ये अमेंडमेंट होकर अलग से पॉइंट जुड़ा है, ये सेकंड दिख रहा है ये भी अमेंडमेंट होकर अलग से पॉइंट जुड़ा है। तो सारे अलग अलग एडेड हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपको सबको एक ही बार पढ़ लेंगे 1951 में ये अमेंडमेंट हुआ है। ये सारे जो क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 है ना, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में 5 अमेंडमेंट जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बोलते हैं कि 20 कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो मैंने बताए, अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल इन लॉ क्लासेस।